Hello all, welcome to Success Journey. UPPSC A 2019-20 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये पार्ट 3 है। इसमें हम 101 से लेके 120 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं और फिर सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच इज नॉट अ रोड पैटर्न। रोड पैटर्न इनमें से कौन सा नहीं है? तो रोड जब भी किसी सिटी में या फिर बहुत सारे सिटी को कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है तो उसका एक पैटर्न होता है कि किस तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न। तो ये सब पैटर्न है। डायमंड पैटर्न कोई पैटर्न नहीं होता है, इसलिए डायमंड पैटर्न इज नॉट अ पैटर्न। डी विल बी द आंसर। इफ द मिथाइल ऑरेंज alkalinity of the water equals or exceeded total hardness, all of the hardness is, तो हम जानते हैं कि अल्कलिनिटी और टोटल हार्डनेस में से जो भी मिनिमम होगा वो होता है कार्बोनेट हार्डनेस। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो वो किसके बराबर हो जाएगा? कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी इज कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस। यहाँ पे कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। व्हेन द वेस्ट वाटर इज डिस्पोज्ड ऑफ इनटू अ रनिंग स्ट्रीम, तो ये रनिंग स्ट्रीम में वेस्ट वाटर को डिस्पोज किया गया, इसमें 4 जोन होते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन कौन से जोन होते हैं। हम जानते हैं कि जोन कैसा होता है, तो इस तरह से जोन बनता है। ठीक है, सर्कुलर शेप का, ये ऐसा सर्कुलर शेप का जोन बनता है। इसमें 4 जोन होते हैं। एक जोन यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, एक जोन यहाँ से लेके और यहाँ तक होता है, एक जोन ये हो गया जोन 1, ये जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 जोन होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है। जोन 1 इज कॉल्ड, ये 1 जोन है, फर्स्ट जोन। इसमें डिग्रेड होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो सब डिग्रेड होते हैं, तो इसमें डीओ का लेवल घटना शुरू होता है। तो ये सेकेंड जोन होता है, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जो कि बीच का होता है, यहाँ पे सेंटर में। इसमें क्या होता है? डीओ की वैल्यू मिनिमम लेवल पे होता है, क्योंकि इसमें एक्टिविटी डिकम्पोजिशन बहुत ही हाई रेट से हो सकता है, होता रहता है। और यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ के लिए डीओ की वैल्यू मिनिमम 4 ppm होनी चाहिए। यहाँ पे डीओ की वैल्यू इवन 0 हो जाती है। तो इस यहाँ पे एक्टिव डिकम्पोजिशन के केस में एक्वेटिक लाइफ भी सर्वाइव नहीं कर पाता, और फिर धीरे धीरे रिकवर होता है। तो जोन 3 किस में आता है? ये हो गया जोन 3, रिकवरी जोन। दिस इज कॉल्ड जोन 3 रिकवरी जोन। एंड लास्टली क्लियर वाटर जोन, दिस इज जोन ऑफ क्लियर वाटर। से ये हो गया 4th। तो क्या पूछा है इसमें कि जब रनिंग वाटर में हम वेस्ट वाटर को डिस्पोज करते हैं तो 4 जोन फॉर्म होता है। तो कह रहे हैं इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन विल बी द मिनिमम लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। सबसे कम किस में होता है? जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं। फॉल होता है, डिग्रेडेशन में फॉल होना शुरू होता है, एक्टिव डिकम्पोजिशन में मिनिमम रहता है, और रिकवरी में अगेन इंक्रीज होना शुरू होता है, और क्लियर वाटर में अगेन कंप्लीट डीओ अटेन हो जाता है। नेक्स्ट है हेयर ऑफ ह्यूमन नोज कैन रिमूव ऑल द पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन। जो नाक के हेयर्स होते हैं नोज के, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम या फिर मिनिमम साइज की अगर बात करें तो 10 माइक्रोन साइज तक को रिमूव कर सकते हैं। उससे छोटा पार्टिकल होगा उसको रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए हम PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 को मेजर करते हैं। दैट मीन्स पार्टिकुलेट मैटर 10 मीन्स द साइज विच इज हैविंग साइज 10 माइक्रोन, क्योंकि इससे जितने भी छोटे साइज होंगे वो सब नोज के थ्रू लंग्स में सीधा जाएगा। तो नोज मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 माइक्रोन पार्टिकल साइज तक को फिल्टर कर सकता है, उससे नीचे का फिल्टर नहीं करेगा। नेक्स्ट है दोनों लिस्ट को मैच करना है, ट्रीटमेंट यूनिट और डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम में देखिए सबसे पहले आता है ग्रिट चैम्बर। तो ग्रिट चैम्बर का टाइम कितना होता है? ओनली 2 मिनट, क्योंकि इसमें ग्रिट रिमूव करना होता है। ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें इसको ग्रिट मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, सिल्ट है, सैंड है, इन सबको रिमूव करना होता है। तो ग्रिट चैम्बर के लिए 2 मिनट। नेक्स्ट आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक हमें पता है, इसके लिए 2 घंटे के आसपास प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है। नेक्स्ट है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज कितने टाइम जो होता है? 6 आवर्स। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में 6 आवर्स टाइम लगता है, और स्लज डाइजेशन में सबसे ज्यादा 20 डेज, क्योंकि स्लज को इसमें कंप्लीटली डाइजेस्ट करना होता है। स्लज डाइजेशन में 20 डेज, राइट? सो B will be the right answer. B will be right answer. Next is the best system for distribution of water in randomly plant city. तो जो randomly plant city है उसमें अगर बनाना है तो ग्रेडियंट सिस्टम हम मोस्ट पॉपुलरली यूज करते हैं, और बाकी ग्रिड आयरन, रेडियल सिस्टम या रिंग सिस्टम का किसमें करते हैं? वेल प्लांट सिटी में या फिर न्यूली डेवलप्ड सिटी में। न्यूली डेवलप्ड या फिर वेल प्लांट सिटी में हम
ग्रेड, रेडियर, रिंग सिस्टम यूज करते हैं। डेड एंड सिस्टम में क्या होता है, हर एक, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आता है, डेड एंड होता है हर एक, क्योंकि आउटलेट क्या होता है, डेड एंड होता है, और यहाँ से कनेक्शन ऐसे गए होते हैं। इस प्रकार का सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि अनप्लान्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरफ है एरिया का ये पता ही नहीं होता, तो इन दैट केस डेड एंड सिस्टम यूज किया। Which of the following types of transition curve is mostly used in Indian Railway? रेलवे में कौन सा यूज होता है मोस्टली? क्यूबिक पैराबोला। The government of India appointed the National Transport Policy Committee in the year. ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 1978 में असाइन किया गया था, जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी को। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड। फ्लेक्सिबल पेमेंट का लोड एक्शन क्या है? लेयर टू लेयर या ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है। और रिजिड पेमेंट का क्या है? बेंडिंग एक्शन। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट पूछा है थ्रू द सेट ऑफ लेयर्स टू दी सब। तो यहाँ पे ग्रेन टू ग्रेन भी हो सकता था ऑप्शन, और वही अगर होता कि स्ट्रक्चरल एक्शन, तो ये है किसके लिए? रिजिड पेमेंट के लिए, या फिर बेंडिंग एक्शन या फिर रिजिड एक्शन, ये है रिजिड पेमेंट। टोटल करेक्शन फॉर एलिवेशन, टेम्परेचर और ग्रेडियंट, सब मिला के कितना करेक्शन होता है रेलवे के लिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 35% तक हो सकती है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 3 consecutive ईयर, 3 साल का पॉपुलेशन गिवन है, तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द 4th consecutive ईयर, चौथे साल में कितना होगा अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो यहाँ पे जीपी यूज करना है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज में क्या करते हैं? परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करते हैं। तो 5000 से 2000 7000 हुआ, 2000 इंक्रीज हुआ, और 7000 से 84 हुआ, तो कितना हुआ? 1400 इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे तो 40% इंक्रीज हुआ इसमें, और इसमें 20% इंक्रीज हुआ। बस यही हमें फॉर्मूला यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर रेज टू पावर n। बस यहाँ पे हमें इंसर्ट कर देना है। तो लास्ट पॉपुलेशन कितनी है? 8400 इंटू 1 प्लस, नाउ यहाँ पे आर की वैल्यू में फाइंड करना है रेट। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट जितने भी इंक्रीज रेट है वो 0.4 इंटू 0.2, ये आएगा पॉइंट, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.3 रेज टू पावर 1। नेक्स्ट ईयर का ही पूछ रहा है, तो आर एन की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। यहाँ से हमें क्या निकालना है? फाइनली जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, पी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है, पी इज इक्वल टू आएगा 10920, राइट। सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है pH इज इक्वल टू 4 व्हेन कंपेयर्ड विद pH इज इक्वल टू 7। तो ये कितना टाइम एसिडिक, हम जानते हैं कि ये लॉगरिथम के स्केल पे होता है। तो pH वैल्यू 4 अगर है, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू देखिए कैसे होगा। अगर pH वैल्यू 4 है, pH इज इक्वल टू 4, इसमें कितने मोल्स होंगे? तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, ये होगा 10 रेज टू पावर -4 मोल पर लीटर। और अगर हम pH की वैल्यू 7 की बात करें, pH वैल्यू 7 में क्या होगा हाइड्रोजन आइटम कंसंट्रेशन, क्योंकि एसिडिटी पूछा है, 10 रेज टू पावर -7 मोल पर लीटर। अब हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो फाइंड कर लीजिए। क्या होगा? 10 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 10 रेज टू पावर -7, ये हो जाएगा 1000। अगर आपको इतना नहीं करना तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जितने का डिफरेंस है उतने का आपको 10 रेज टू पावर फाइंड करना है। नॉर्मल डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है, तो 10 रेज टू पावर 3 कर दिया, हो गया, बात खत्म। अगर आपको सिंपलीफाई करना है, अगर आपको तरीके से फाइंड करना है, तरीका मैंने अभी बताया। अगर आपको सिंपलिसिटी के लिए फाइंड करना है, पर 1 pH वैल्यू इंक्रीज के लिए 10 टाइम्स एसिडिटी या बेसिक नेचर बढ़ता है। अगर 4 से 5 की बात करें तो कितना बेसिक हो गया? 10 टाइम्स बेसिक हो गया। 4 to 6 की बात करें तो 100 टाइम्स बेसिक हो गया। 4 to 6 की बात करें तो 100, और 4 to 7 की बात करें 1000। तो पर 1 में कितना 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो 1000 टाइम्स विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल, 1 लीटर सीवेज को जब सेटल होने के लिए अलाउ किया गया था 30 मिनट के लिए, तो स्लज वॉल्यूम कितना आ रहा है? 30 सेंटीमीटर स्लज का वॉल्यूम है। ड्राई वेट ऑफ दिस स्लज इज 3 ग्राम। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स पूछा है, एसवीआई की वैल्यू पूछा है। तो एसवीआई देखते हैं, एसवीआई का फॉर्मूला क्या होता है? सेटल्ड स्लज, जितना स्लज सेटल हो रहा है वो इंटू 1000 डिवाइड बाई MLSS। बस यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट कर देते हैं। सेटल स्लज कितना है? 30 सेंटीमीटर, 30 1000 डिवाइड बाई MLSS कितना है? 3, ये भी 3000 हो जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे तो फाइनली सेम यूनिट में रखने के लिए आंसर आएगा 10। 10 विल बी द हाई COD टू BOD रेशियो। COD मीन्स केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
और बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो ऑर्गेनिक हो और इनऑर्गेनिक हो दोनों को डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो सीओडी बताता है, और बीओडी सिर्फ और सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो बताता है। तो बीओडी और सीओडी के बीच किसका डिफरेंस होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी डी है। तो हाई बीओडी सीओडी मीन्स कि सीओडी मतलब जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अमाउंट ज्यादा है, बस यही पे है। लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट इज द राइट आंसर। इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जो है वो कम है और नॉन बायोडिग्रेडेबल ज्यादा है। Which of the following treatment process are necessary for the removing of suspended solid? तो suspended solid कैसे रिमूव करते हैं, सेडिमेंटेशन पे, इधर प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, दोनों तरीके से। तो कह रहा है कि कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोएगुलेंट्स को ऐड करते हैं, फिर उसको फ्लोक्यूलेशन करते हैं और लास्ट में सेडिमेंटेशन। डिसइंफेक्शन किसके लिए होता है, बैक्टीरिया वायरस ये सबको रिमूव करने के लिए क्लोरीनेशन जनरली करता है। तो ये 4 नहीं आएगा, 1, 2 एंड 3, तो बी विल बी द आंसर। If the coliform bacteria is present in a sample of water, coliform bacteria कहाँ से आता है, अगर कोई फीकल पॉल्यूशन है चाहे ह्यूमन का या एनिमल का, तो हमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का प्रेजेंस दिखता है। इसका प्रेजेंस क्या बताता है कि पॉल्यूशन कहाँ से आया, फिशेस से आया। देन द कॉलीफॉर्म टेस्ट, तो 3 कॉलीफॉर्म टेस्ट होते हैं। अब देखो ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया भी 3 टाइप का होता है, एक होता है टोटल कॉलीफॉर्म, इसमें बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं, फिशल पॉल्यूशन तो होता ही है, बाकी और भी पॉल्यूशन होता है। तो इसमें क्या आएगा, एक तो टोटल कॉलीफॉर्म आएगा, उसके बाद जब टोटल कॉलीफॉर्म टेस्ट कंफर्म हो जाएगा कि टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया फाउंड हुआ है, तो हम और डीप जाने के लिए हम दूसरा टेस्ट करेंगे। टोटल कॉलीफॉर्म का तो करेंगे हम फीचल कॉलीफॉर्म, ओनली हम फीकल कॉलीफॉर्म फाइंड करेंगे कि भाई इसमें जो फिशेस से आए हैं, जो ह्यूमन एक्सक्रेटा से पॉल्यूशन आया है उसका अमाउंट कितना है। तो अगेन इसको हमने और नैरो डाउन किया, एक बार कंफर्म हो गया कि फिशर पॉल्यूशन भी है, तो हम लास्ट में करेंगे हम, ये इसी का टाइप है इकोलाई टेस्ट। इकोलाई इज अ टाइप ऑफ फीकल पॉल्यूशन। फीकल पॉल्यूशन में इकोलाई मिलता है जो कि रिसेंट पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का क्या लेवल है। तो ये तीनों टेस्ट को क्या कहते हैं, पहले टेस्ट को कहते हैं प्रिजम्पटिव कॉलीफॉर्म टेस्ट, फीकल टेस्ट को कहते हैं कंफर्म कॉलीफॉर्म टेस्ट, और तीसरा इकोलाई टेस्ट को कहते हैं कंप्लीटेड कॉलीफॉर्म टेस्ट, राइट। सो यही इसका ऑर्डर, ऑल 1 2 3 डी विल बी द। नेक्स्ट चलते हैं, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ सीवेज सैंपल व्हिच डीओ इक्वल्स टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, O2 अवेलेबल इन द इफ्लुएंट, रिलेटिव स्टेबिलिटी का कि कितना O2 अवेलेबल है इफ्लुएंट के अंदर या फिर सैंपल के अंदर, डिवाइड बाय टोटल O2 टू सेटिस्फाई O2 रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेज बीओडी। तो पूरा डिकम्पोज होने के लिए फर्स्ट स्टेज तक कितने बीओडी की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों का रेशियो। तो इस केस में क्या है, दोनों की दोनों रेशियो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा 100%, डीओ इक्वल्स क्या टोटल ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट 100% है। मतलब जो डीओ मतलब जो पॉल्यूशन का स्टेज है वो कहाँ पे है, ऑलरेडी वो फर्स्ट स्टेज ऑफ बीओडी पहुंच चुका है, डिकम्पोजिशन हुआ है। Which of the following parameters are employed in the design of trickling filter? तो ट्रिकलिंग फिल्टर प्राइमरली दो ही चीज पे डिपेंड करता है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट पे, मतलब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट जो पॉल्यूशन का या फिर सीवेज का जो लोड है वो कितने एरिया में, तो इससे क्या फाइंड करते हैं, एरिया, एरिया ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट्स। और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट से क्या फाइंड होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर। एंड पहले तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट देखते हैं कि कितना ऑर्गेनिक लोड होने वाला है फिल्टर में ड्यू टू द पॉल्यूशन, और उस वॉल्यूम को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एरिया ऑफ द फिल्टर। यही दोनों है, डिटेंशन टाइम का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सो 1 एंड 2 इज द ओनली आंसर। स्लोप ऑफ 1 मीटर डाया कंक्रीट सीवर, 1 मीटर डाया का सीवर है जिसका स्लोप गिवन है 1 in 1000, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा है कि जब फ्लोइंग फुल हो रहा हो, अब अगर इसका हाफ डेप्थ पे ही पानी फ्लो हो रहा हो तो वेलोसिटी क्या होगा। हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली मैनिंग्स फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू 1 अपॉन मैनिंग्स कांस्टेंट इंटू r रेज़ टू पावर 2/3 और s रेज़ टू पावर 2। आप इसमें देख सकते हो कि वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ मैनिंग्स कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है जो कि रफनेस पे डिपेंडेंट है, और हाइड्रोलिक रेडियस पे डिपेंडेंट है। हाइड्रोलिक रेडियस किस पे डिपेंडेंट होता है, हाइड्रोलिक रेडियस साइज पे, इसमें वाटर डेप्थ का कोई रोल नहीं होता, और स्लोप पे।
तो स्लोप को यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डेप्थ चेंज किया है, तो ये हमेशा 1 ही आने वाला है, क्योंकि इसमें इस वेलोसिटी फार्मूला में कहीं भी वाटर डेप्थ का रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन का रोल होता है, जो सीवर का पाइप का डायमेंशन है वो उसके स्लोप का रोल होता है। तो आर और एस में हम कोई चेंज कर नहीं रहे, ठीक है, तो बाकी डेप्थ का कोई रोल नहीं, इसलिए वेलोसिटी सेम ही रहने वाली है 1 की 1 नेक्स्ट है सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रनिंग स्ट्रीम में भी ड्यू टू, जब पॉल्यूशन को हम सीवेज में डिस्पोज रिवर में डिस्पोज करते हैं तो कुछ डिस्टेंस के बाद सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, वाटर अपने आप प्योर हो जाता है पॉल्यूशन डिकम्पोजिशन। कह रहे हैं कि कौन कौन सा पॉल्यूशन होता है, सबसे पहले होता है डाइल्यूशन, फर्स्ट स्टेज इज डाइल्यूट, जो सीवेज है वो डाइल्यूट होता है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, उसके बाद सेडिमेंटेशन, जो लार्जर सेटलेबल सॉलिड है वो सेटल डाउन होता है, और लास्ट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, जो डिकम्पोजिशन है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है, और लास्टली फ्रेश वाटर में यहाँ पे मिलता है। इसमें कोई भी कोएगुलेशन नहीं होता, ठीक है, तो कोएगुलेशन तो हम कोएगुलेंट्स को ऐड करते हैं मैनुअली प्रोसेस में, जो मैनुअल सेडिमेंटेशन करते हैं उसमें कोएगुलेंट्स को ऐड। नेक्स्ट है इफ द हाइट ऑफ अ टावर इज 50 मीटर, टावर की हाइट है 50 मीटर, फ्लाइंग हाइट गिवन है 5000 मीटर, इमेज ऑफ द टॉप टावर इज 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, व्हाट विल बी द हाइट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लगाना है सिर्फ, और कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला जो है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, उसको फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर एच डिवाइडेड बाय एच, बस इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, 0.2 से डिस्प्लेस हो रहा है मतलब टॉप, मल्टीप्लाई बाय एच 50 और डिवाइड बाय फ्लाइंग हाइट 5000, ये मिलेगा हमें 0.2 सेंटीमीटर हाइट डिस्प्लेसमेंट, हाइट की वजह से जो डिस्प्लेस हो रहा है उसको कहते हैं हाइट डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम अ टेंजेंट टू द जंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, और शिफ्ट किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर बाय 24 आर, और इसका 4 टाइम्स अगर हम फाइंड करेंगे तो 1/6 आएगा, 1/6, ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। एल स्क्वायर बाय 24 किसका होगा फॉर्मूला, शिफ्ट का, और अगर हम इसकी बात करें परपेंडिकुलर ऑफसेट की तो वो होता है 4 टाइम्स ऑफ शिफ्ट। इन अ सर्वे ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स है ऑलरेडी लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, पॉइंट सी इज लोकेटेड बाय टेकिंग 2 रीडिंग्स एंड देन लाइन सी डी इज मेजर्ड, ए और बी ऐसे हैं, सी डी को हमने मेजर किया है, सी को पहले लोकेट किया हमने ए और बी को यूज करके, और फिर सी डी ड्रॉ करने के बाद सी डी को मेजर किया, द डी पॉइंट इज ऑन ए बी, डी पॉइंट जो ए बी पे है, द लाइन सी डी इज नोन एज, तो सी डी लाइन को क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे चेक लाइन, ठीक है, चेक लाइन किसके लिए होता है, चेक लाइन होता है एक्यूरेसी वर्क की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, बेस लाइन के ऊपर ट्रायंगुलेशन में बेस लाइन, ट्रायंगल का जो एक साइड जो बहुत एक्यूरेटली मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन में बेस लाइन। टाई लाइन क्या होता है कि डिटेल्ड, अगर मान लो मेन सर्वे लाइन से कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम टाई लाइन बनाते हैं और फिर टाई लाइन से उस ऑब्जेक्ट का सर्वे करते हैं, दिस इज कॉल्ड टाई लाइन। तो इसका इसमें आंसर क्या होगा, चेक लाइन। A tunnel should not be constructed along strike direction, कभी भी स्ट्राइक डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर उसके पैरेलल डायरेक्शन में करेंगे तो स्टेबिलिटी पे खतरा है टनल। हमेशा हम कैसे करते हैं, जो स्ट्राइक डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्राइक डायरेक्शन में कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एरर इज द लीस्ट इन केस ऑफ, रिफ्रैक्शन एरर इनमें से कौन सा टैक्योमेटर के मेथड में, टैक्योमेट्री मेथड में सबसे लिस्ट होता है, ये होता है सब्सटेंस बार में, इसमें रिफ्रैक्शन एरर सबसे कम होता है क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी काफ़ी कम होती है, इसलिए इसमें रिफ्रैक्शन एरर सबसे कम होता है। तो सब्सटेंस बार मेथड और फॉर द टैक्योमीटर इज लिस्ट। तो थैंक यू ऑल, इसके साथ हमने इस पेपर को खत्म कर दिया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, इसी तरह से हम सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते रहेंगे और धीरे धीरे यकीन मानिए आप सब लोग, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सभी तरह के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप क्वेश्चनों को साथ डील करना सीखेंगे। यही एक मात्र तरीका है गवर्नमेंट जॉब को क्लियर करने का, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आप भूल ही ना पाओ। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।